4 दिन बाकी हैं क्लैट पेपर को, 4 days आर लेफ्ट फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर अपियरिंग दिस इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो पहली एडवाइस तो यही है कि स्टॉप अटेम्प्टिंग मॉक्स। अब मॉक्स लगाना, फुल लेंथ मॉक्स लगाना बंद कर दीजिए। आपने अराउंड अराउंड 40 मॉक्स अगर प्रीवियस 40 days में लगा लिए हैं, इनफ है, राइट। ओवरऑल अगर आपके 40 मॉक्स हो भी गए हैं, टोटल 40 to 50 मॉक्स अगर आपके हो गए, मिनिमम 40 भी, तो भी काफ़ी काम आपका आसान हो चुका है। अब आप मॉक्स मत लगाइए, अब आप सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल भी मत लगाइए, मैं तो कहूँगा पैसेज सॉल्व करिए और उसको तुरंत चेक करिए। 5 क्वेश्चन करिए, उसका तुरंत आंसर की देखिए, तुरंत अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, फिर 5-6 मिनट का ब्रेक लीजिए। और हाँ, दूसरा चीज़, 2 से 4 PM पे प्लीज़ सोइएगा मत। 2 to 4 PM पे बैठ के न्यूज़पेपर को पढ़िए या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज करिए, डू एनीथिंग वेयर रीडिंग इज इन्वॉल्व 2 से 4 में। आपका ब्रेन 2 to 4 PM में ठंडा हो जाएगा। तो अभी कुछ जो गाइडलाइंस है जो हमारे फ्रंट पे है वो हम अभी पढ़ लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में हमें दिक्कत ना हो। तो OMR शीट मिलेगी, उसके साथ कार्बन कॉपी अटैच की जाएगी, जो कि कार्बन कॉपी आप अपनी OMR की लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप बोलिएगा कि आपको फ्रेश पैकेट ऑफ क्वेश्चन बुकलेट और OMR दिया जाए, राइट। डू नॉट यूज द प्रीवियस OMR रिस्पॉन्स शीट फॉर अ फ्रेश बुकलेट्स अपडेट। और आपको क्वेश्चन पेपर की डिस्क्रिपेंसी पे, क्वेश्चन बुकलेट में पेपर फटा हुआ है, पेपर चिपका हुआ है, क्वेश्चन कटे पिटे हैं, तो आप पूरा फ्रेश बंडल मांगेंगे, अलग से OMR आपको नहीं दे सकती। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल नॉट बी गिवन अ सेकंड ब्लैंक OMR रिस्पॉन्स शीट अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर आपका OMR में छेद हो गया, आपको OMR फट गया, आपने OMR में गलत रोल नंबर भर दिया, आपने OMR में गलत मार्क कर दिया, आपको OMR दूसरा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बहुत ही सेंसिटिव, जैसे एक पिता अपने बैंक अकाउंट के लिए, है ना, अपनी चेक बुकलेट के लिए जितना सेंसिटिव रहता है उतना आप अपने OMR के लिए रहिएगा। OMR आपको किसी केस में दूसरा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आपको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे कोई क्लैरिफिकेशन आपको स्पॉट पे नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोहिबिटेड है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके घड़ी में अगर छोटा सा डायल है जो कि डिजिटल है वो भी अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स का आपने इस्तेमाल किया तो इन्विजिलेटर जो है, या अनफेयर मीन्स क्या हो सकते हैं, जो भी इन स्टिपुलेटेड 18 गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाएगा वो अनफेयर मीन्स हो जाएगा और इन्विजिलेटर के पास पूरी पावर है। तो आप अपनी इन्विजिलेटर के साथ, जो भी आपका इन्विजिलेटर है वो क्लैट कंसोर्शियम है, ये याद रखिएगा। आपका जो इन्विजिलेटर है क्लैट कंसोर्शियम ने उसको पूरी पावर दी हुई है कि वो क्लैट कंसोर्शियम के बिहाफ पे एक्शन ले सकता है। इन्विजिलेटर के साथ किसी भी तरह की बहस, बदतमीजी, इम्पोलाइट बिहेवियर और अराजकता से आप बिल्कुल भी पेश नहीं आएंगे। वो इन्विजिलेटर आपके करियर को चौपट कर सकता है, उसके पास ये पावर है। कितना भी बदतमीज इन्विजिलेटर हो, बहुत पोलाइटली, विनम्रता से मुस्कुरा के अपनी दरख्वास्त को रखिएगा। इंसान है वो लोग, रोबोट्स नहीं है, और उनके लिए आप बच्चे हो, आपकी बात सुनेंगे। किसी भी तरह का इम्पर्सोनेशन एक अपराध की तरह माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है आईपीसी के अंदर। टेस्ट पेपर फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ 150 मार्क्स का नहीं, अब 120 मार्क्स का है और उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो सभी को पता ही है। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, और मैं इसमें आपको रोरेटो का लिक्विड फ्लो जो है वही रिकमेंड करूंगा, या रेनॉल्ड्स का बटर फ्लो। दो ये पेन होते हैं, आप इनमें से कोई भी दो लेके जाइए। सॉफ्ट निब होती है, मोटी निब होती है। ओनली फॉर राइटिंग द रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑन OMR रिस्पॉन्स शीट। यूज ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर शेडिंग द सर्कल्स। इंडिकेट ओनली द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बाय शेडिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द आंसर सर्कल शुड बी शेडेड कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी स्पेस। यानी देखिए, अगर ये बबल है और ये बबल आपका पूरी तरीके से नहीं भरा है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब आपके बबल भरने में लेट्स से कुछ बच्चों ने क्या किया, मैंने बच्चों को डराया था स्टार्टिंग में ताकि वो परफेक्ट बबल फिल करने की आदत डालें। तो आपको पता है कि मैं थोड़ा सा साइको एनालिस्ट हूँ, आप लोग की साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा तो खेलता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जैसे ये वाला बबल कर दिया, थोड़ा सा ये शेडी हो गया, बाहर हो गया, तो ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन ऐसे गैप नहीं रहना चाहिए, ये वाला बबल नहीं चलेगा। As the responses cannot be modified, corrected on the OMR response sheet, candidates have to be very necessary precautions before marking the appropriate circle. The candidate should retain the admit card duly signed by the invigilator, as the same has to be reproduced at the time of the admission. आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर इन्विजिलेटर साइन कर दे, मेक श्योर, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
Handle the OMR response sheet with care. Do not fold the OMR. Ensure that the invigilator puts his or her signature in the space provided on the OMR response sheet. Candidate should sign in the space provided on the OMR. OMR में आपका और इन्विजिलेटर का दोनों का साइन होना चाहिए. Candidate should write question paper booklet number, OMR response sheet number, sign in the space column provided in the attendance sheet. वो सब आपका इन्विजिलेटर करा देगा. आपको ओरिजिनल पेज ऑफ OMR रिस्पॉन्स शीट को इन्विजिलेटर को वापस कर देना है. आप ध्यान से रखिएगा, the candidate shall not write anything on the OMR response sheet other than the details required in the spaces provided for. और कुछ भी आप इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं. और फॉर योर ये क्या आ गया, फॉर योर बेस्ट एबिलिटी क्वेश्चन पेपर पे स्क्रिबलिंग मत करिएगा. क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह की स्क्रिबलिंग मत करिएगा. कोई भी वर्ड्स, देखिए अंडरलाइन वर्ड्स मत लिखिएगा. अंडरलाइन अगर आपने चीज़ों को किया है, अंडरलाइन किया है तो वो चलता है, टू एन एक्सटेंट वो चलेगा. किसी भी तरह के शब्दों को मत लिखिएगा. कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको लेट से ऑप्शन टिक करना है, आपको खुद को बताना है, तो एक तरीका होता है कि हमने ये टिक मारा है और एक तरीका होता है हमने ये टिक मारा है. ऐसे वाले टिक्स को प्लीज़, बड़े वाले टिक्स को प्लीज़ अवॉइड करिएगा. छोटा अपनी कन्वीनियंस के लिए आप ऐसे टिक मार सकते हैं. आप उस ऑप्शन को पूरा पूरा ऐसे डार्क कर सकते हैं, ठीक है. या आप 2 टिक मार दीजिए. मैं जैसे 2 टिक प्रिस्क्राइब करूंगा, छोटे छोटे 2 टिक मार दीजिए जो कि आंसर आपने मार्क किया. क्योंकि अब आपको OMR का कार्बन कॉपी मिलता है तो कोई सेंस भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में आप टिक क्रॉस करें, ठीक है. तो अवॉइड करिएगा स्क्रिबलिंग. अंडरलाइनिंग चलता है, वो भी बहुत ही हल्के हाथों से अंडरलाइन करिए, ठीक है. कोशिश करिए कि आप पेन से ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं. जैसे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ. अब देखिए जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का, आई थिंक वो सभी को पता है. अच्छा, मैं सीक्वेंस के बारे में आपको बता दूँ कि सीक्वेंसिंग में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. लीगल रीजनिंग हमेशा सबसे पहले करेंगे. लीगल रीजनिंग इज समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. मैक्सिमम स्कोर और मैक्सिमम टाइम इसी में लगता है. एंड 40 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन सेगमेंट करना है जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको रफली मिलेंगे. सेकंड पे आपको लॉजिकल रीजनिंग करना चाहिए. उसके रीजंस भी हैं मेरे पास, उसके प्रिसाइज रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा, ये एडवाइस उनके लिए है जिनका अभी तक खुद का कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना है. जिन्होंने अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी बना ली है, सीक्वेंस बना लिया है, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को प्लीज़ मत चेंज करिएगा. क्योंकि एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले हम चेंजेस नहीं लाते अपनी स्ट्रैटेजी में. किसी कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूँ, आप अपनी चेंजेस नहीं लेके आएंगे. लेकिन हाँ, मेरी बातों को ज़रा लॉजिकली एक बार सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के उस दिन आपको स्पॉट पे चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं. पेपर डिफिकल्ट आया, कोई सेक्शन डिफिकल्ट आया, तो मे भी आपको स्विच करना पड़े. तो लॉजिकल रीजनिंग क्यों सेकंड पे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट होता है. इंग्लिश लैंग्वेज को आपको पहले क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी होता है. और जितना फोकस आप लगा देंगे ना, क्योंकि आप पहले फ्रेश में बैठे हैं, आप जितना स्टार्टिंग में पहला सेक्शन जो भी मिलता है, हम लोग बहुत फोकस के साथ करते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने फोकस लगा दिया, एक एक लाइन की बारीकी को समझा, तो वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इंग्लिश सेक्शन का. बाल की खाल नहीं निकालना है वहाँ पे. इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, पैसेजेस लेंदी होते हैं. वहीं CR के पैसेजेस छोटे होते हैं, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं. तो क्योंकि लीगल और लॉजिकल दोनों पैसेजेस में, दोनों सेक्शंस में एक ही तरह का दिमाग का अप्रोच लगता है, टेक्निकल दिमाग लगता है, फोकस लगता है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है. इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि दोनों को आप एक साथ ही करिए. उसी फ्लो में आप एक ही पैटर्न पे चीज़ों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे. करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को थर्ड पे करना है. तो जो पहला एडवाइस जो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से दैट आई वांट टू प्रोवाइड टू ऑल द क्लास एस्पिरेंट इज कि इन द फर्स्ट 60 मिनट्स, फर्स्ट पहले घंटे, फर्स्ट 60 मिनट्स में डू नॉट लुक एट जीके. डू नॉट लुक एट जीके सेक्शन. आई नो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा, लेकिन जीके इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इसके स्कोर से सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन नहीं होता है. जीके कॉन्फिडेंस आपका जो है वो कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट करता है. तो जीके अगर इजी आया, इफ द जीके इज इजी, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. लेकिन अगर जीके डिफिकल्ट आया, जिसके चांसेस हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं क्लैट में, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और आपका अगला सेक्शन फर्क हो जाएगा. तो पहले 60 मिनट्स में आप प्लीज़ जीके को मत देखिएगा. आप पहले 60 मिनट्स में जो आपके पास जो 40 मिनट मिला है, उसमें आप अपना लीगल करिए. उसके बाद आप अपना CR कर लीजिए. CR में ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं 20 मिनट्स में हो जाएंगे. नहीं हो पाएगा तो 15 क्वेश्चंस भी अगर हो गए, फिर आप 1 घंटा बीत गया, टेक अ ब्रेक, लुक एट जीके, सॉल्व करिए. जितना, कोई फ्लूक्स नहीं लगाएंगे जीके में, कोई तुक्केबाजी नहीं करेंगे जीके में.
अगर मान लीजिए जीके में आपको 15 क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं तो मुस्कुराइएगा, आप ऑलरेडी विनिंग गेम में आ चुके हैं। 15 से अगर आपको कम आता है क्वेश्चन तो फिर आप थोड़ा इत्मीनान से देखिए कि कितना आता है। 7 से 12 मार्क्स अगर आप निकाल ले रहे हैं जीके में तो फिर अब आपको पता है कि वापस से आपको सीआर में जो है एक भी पैसा छोड़ना नहीं है। और अब आपके पास इंग्लिश बचा है और आपके पास क्यूटी बचा है। इंग्लिश और क्यूटी मिला के आपके पास टोटल करीब करीब तकरीबन 35 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। और इसमें से आपने 10 नंबर अगर यहाँ से निकाल लिए, लेट से एवरेज मार्क्स आपने जीके से 10 निकाल लिया है, तो अब आपको 35 क्वेश्चंस में से आराम से आपको कुछ नहीं तो 30 मार्क्स तो निकालने ही पड़ेंगे। 30 नहीं तो मैं कह सकता हूँ 25 मार्क्स तो निकालने ही हैं, तब जाके आपका स्कोर सेकेंड पार्ट में 35 हो पाएगा। और फर्स्ट पार्ट से आपने जो ऑलमोस्ट आपके 30 + 50 क्वेश्चन हुए हैं उसमें से आपके 40 मार्क्स आएंगे, तो आपके आराम से 75 मिलेंगे। तो 75 तक आपको टच कराना है। बेयर मिनिमम का टारगेट कितना मैं आपको दे रहा हूँ, बेयर मिनिमम जो कहते हैं ना कि इससे नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, बेयर मिनिमम दोस्त आपका 75 मार्क्स का टारगेट है। अगर आपको सेफ साइड पे रहना है, कट ऑफ वट ऑफ छोड़ो, कट ऑफ की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें जो भी मैंने कट ऑफ बोला था वो सब टेंटेटिव है। कोई पता नहीं उसको ब्रह्मा की लकीर मान के लोग एकदम ही पूछने लगे कि क्या कट ऑफ होगा बताइए, भगवान थोड़ी है। टेंटेटिव है। 2023 और 2022 में जो एनोमैलीज हुई थी सिलेक्शन के टाइम पे, उन एनोमैलीज को ध्यान में रखते हुए वो कट ऑफ बनाया था, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मैंने काफ़ी हाई सेट कर रखी है। लेकिन बेयर मिनिमम जो है 75 मार्क्स सेफ साइड पर लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बेयर मिनिमम आपके 75 क्वेश्चन जो है वो एकदम पक्के पक्के सही हो जाने चाहिए, फ्लूक्स नहीं लगा रहे हैं तो। 75 मार्क लाने हैं, 120 में अगर आप 75 मार्क्स ले आओगे तो आप अच्छे खासे 15 कॉलेजेस में से एक कॉलेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू गारंटी कि हाँ एक कॉलेज तो आपको 15 कॉलेज में से टॉप 15 में से एक कॉलेज आपको मिलेगा। अब आपको टॉप 5 का ख्वाब है तो टॉप 5 आपको 85 मार्क्स के ऊपर ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। 85 के ऊपर जाएंगे आप, जितना ज़्यादा प्लस करते चले जाएंगे 85 के ऊपर, उतना आपके टॉप 5 के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अभी क्लैट यूजी का जो हमारे पास पेपर है, अब देखिए इसमें ज़रा ध्यान से देखिए कि इंग्लिश का पैसेज, जस्ट लुक एट इट, कॉलेज दुनिया का अवॉइड करिएगा, वहाँ से पेपर डाउनलोड किया, जो भी कोचिंग वोचिंग नहीं प्रोवाइड करता है, कोर्सेज पढ़िए। ये देखिए इंग्लिश का चैलेंज क्या है कि ये हमेशा लेंदी होगा, है ना। अब अगर आपने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा ना तो आपके इसमें कम से कम पहले पैसेज कुछ करने में 10 मिनट चला जाएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। और देखिए क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा, द टोन ऑफ द सरेंडर स्पीच इज, ये हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा एविडेंट फ्रॉम द स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय चर्चिल, नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस, ये भी क्वेश्चन हम ऐसे पहले देख के नहीं कर पाएंगे। सेकंड में देख रहे हैं फ्रॉम द पैसेज इन द सेक्शन दीज वेरी आर स्नैच्ड फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड। और कंक्लूजन राइटर्स टोन, टोन क्या है ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद तीसरे पैसेज में कैसे क्वेश्चन आया है, मेन आइडिया पूछा है, ये हमने देखा। इट इज एविडेंट दैट द रिजेक्टेड बिकॉज, कोई रीजनिंग पूछ रहा है किसी थियरी की, डॉक्टर इग्नास की। फिर हमने देखा कि एज फ्रॉम द पैसेज कैन कंक्लूड द आर्ट क्रिटिक्स हु डैश वॉन गॉग्स वर्क्स वर अपलॉडेड। तो अब ये वर्ड्स का कुछ क्वेश्चन, द वर्ड रिलेंटलेसली इन द पैसेज कैन बी बेस्ट रिप्लेस बाय द वर्ड रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली मतलब लगातार, रिलेंटलेसली मतलब लगातार। रिलेंटलेसली को कैसे, इरेसिप्टली एलिमिनेट हो जाएगा, रेकलेसली एलिमिनेट हो जाएगा, अनअबैशेडली एंड अनअबेटेडली। अनअबेटेडली, अबेट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है, तो अनअबेटेडली इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखिए हमने बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं इन्फ्लुएंस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो भाई आपने ये तो देखा ना कि हमने एक क्वेश्चन जो है बिना पैसेज पढ़े ही सॉल्व कर लिया, स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड्स में। एक सिनोनिम वाला क्वेश्चन था, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये पैसेज लेंदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। द रेटोरिकल डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन क्रिप्टो करेंसीज, रेटोरिकल डिवाइस क्या है, ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैसेज एंड क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन। फिर अगला पैसेज है, ये भी बहुत लेंदी है, सेंट्रल आइडिया पूछा है, कॉज ऑफ जर्मनीज डिफीट पूछा है, और कुड बी इन्फ्लुएंस पूछा है, और स्ट्रेटेजिकली डोमिनेटिंग ग्लोबल हेजेमॉन। एंड देन अगेन दिस इज द पैसेज विच इज लेंदी, जिसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, क्रिश्चियनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन, रिकेज आर्टिकुलेशन ऑन एनिमल्स, फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इंस्ट्रूमेंटलिज्म का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंटल है मतलब कोई भी चीज़ की है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आइडियलिज्म, इगालिटरिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एनीथिंग विच इज इंस्ट्रूमेंटलिज्म। अब इंस्ट्रूमेंटलिज्म का एग्जैक्ट हमें सेंस तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट इज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉलोइंग इट, राइट।
इगालिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि इगालिटेरियन सोसाइटी मतलब बराबरी की सोसाइटी बनाना, तो इगालिटेरियनिज्म तो नहीं हो सकता। इंस्ट्रूमेंटलिज्म आइडियलिज्म होगा कि प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म होगा, प्रैग्मेटिज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। अब हमें उसके लिए पासेज को समझना पड़ेगा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल इज इंपॉर्टेंट बट कोई सिनोनिम मैसेज निकल के नहीं आ रहा, विच इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, और रीन डेस्कार्टेस के व्यू में क्या इन्फ्लुएंस निकल सकता है। तो अगर हमने इंग्लिश को देखा तो एक चीज़ देखिए, प्राइमा फेसाई इंग्लिश के सेक्शन में क्या है कि पैसेज लेंदी है, यानी कि आपको मोर टाइम स्पेंड करना है पैसेज में, मोर टाइम ऑन पैसेज रीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ ऑफ द पैसेज है वो चैलेंज होगा, इसीलिए मैं इसको रखूंगा कि मैं आफ्टर जीके इसको रखूंगा। क्योंकि देखिए सब बहुत मैक्सिमम कह सकता हूँ मैं, स्कोरिंग भी होता है इंग्लिश, क्योंकि आपको सिर्फ बढ़िया से पैसेज में समय बिता देना है और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जीके का झटके को इंग्लिश कंपेंसेट कर देगा, और इंग्लिश हमेशा ईजियर होता है। मॉक से मत करिएगा, क्लैट का इंग्लिश का सेक्शन सबसे सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। आपको जो चैलेंज आएगा वो ग्रामटिकल क्वेश्चंस में आएगा, ग्रामर वाले में आएगा, अदरवाइज इंग्लिश में कोई चैलेंज नहीं होता है। आप पैसेज को समझिए, आप उस 30 चीज तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश को हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द सेक्शन में रखेंगे। ईजियर होता है लेकिन लेंदी है। हम जिस ओरिएंटेशन के साथ पेपर को देते हैं, जब हम पेपर में एग्जाम में बैठते हैं तो पहले घंटे में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम एफर्ट्स भी होते हैं हमारे। तो हम लोग ओवर द टाइम ज़रूरत से ज़्यादा, जिस जिस बच्चे ने इंग्लिश को पहले किया है उसने इंग्लिश सेक्शन में 30 to 35 मिनट्स दिए हैं, और आप रेस से एलिमिनेट हो जाओगे अगर आपने इंग्लिश सेक्शन को 30 मिनट से ज़्यादा कुछ भी दिया। उसके बाद सेकंड सेक्शन होता है जीके, तो जो हमें देखना नहीं है, हम फटाफट जीके को ऐसे इग्नोर करेंगे। पेपर मिला है हमें, और अभी हम पहले 5 मिनट में क्या कर रहे हैं पेपर के साथ, तब तक एग्जामिनर क्या हो रहा है, इन्विजिलेटर क्या हो रहा है, सामने से वो अपनी आंसर बुकलेट को चेक करते हुए, आपकी क्यों उसको चेक करते हुए पूरा होते हुए आ रहा है। पर आपके पास मिला है, अभी आपने ना ओएमआर भरा है ना कुछ भी भरा है, कुछ मत करिए आप अभी। फटाक से पेपर की जब घंटी बजेगा, सील खोलने की बात होती है, तो उस टाइम पर जैसे कुछ अच्छे इन्विजिलेटर होंगे वो आपको आपका ओएमआर पहले दे देंगे, आपका ओएमआर आपको निकाल के पहले दे देंगे, और बोलेंगे कि चलिए अपना ओएमआर भरना स्टार्ट करिए। लेकिन कुछ इन्विजिलेटर बदतमीज होते हैं जो कहेंगे कि नहीं, जैसी घंटी बजेगी तब आप ओएमआर फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर खोल भी नहीं सकते। तो क्वेश्चन पेपर में सील लगा होता है। अब देखिए सीआर सेक्शन में क्या है, सीआर सेक्शन में आप देख सकते हैं पैसेज, जैसे ये लीगल सेक्शन है, सीआर सेक्शन में मैं आपको लेके जाता हूँ। लीगल सेक्शन में आप कुछ नहीं करिए, आप अपना पैसेज देखिए, कुछ भी मत करिए, बिकॉज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक पैसेज इंपॉर्टेंट है। अब लॉजिकल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पैसेज छोटा है, लेकिन लुक एट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस। प्राइमा फेसाई क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस जो है ना, वो क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि इजी नहीं होता ना सीआर का। जितना छोटा पैसेज है उतना डिफिकल्ट होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन, objective of the information furnished in the passage, which reference which of the following is the most plausible solution, right? Suggest a suitable title, or what is the following fall closest to the underlying assumption in the present study. More, which factors as per the author causes more stress among students. What according to you is the objective of the study of the present paragraph. Next आएगा information furnished in the passage objective based on the ideas presented. It will not be possible to draw out useful recommendation for situation like the pandemic unless what can be most conveniently inferred from the passage. What suitably possible decisions should be devised by the administration of the schools and universities in the light of the facts presented. यानी अब एप्लीकेशन भी आपको करना है उस इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पार्ट हमारे लिए आ जाता है। तो सीआर सेक्शन छोटा होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, लीगल जैसा होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, लीगल के साथ ही साथ करते हैं। और क्यूटी को अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें दिखाई देगा अच्छा ये पूरा डेटा सेट दिया हुआ है, डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, दिस इज गिवन। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, तो सिंपल परसेंटेज, आई थिंक नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, और ये परसेंटेज का सवाल है। Girls have outnumbered boys in fine arts. How many girls in fine arts are more than the boys as percentage of total number of boys in fine arts? ये difficult question हो गया. Which of the following courses have been opted by maximum number of boys? ये हम कर सकते हैं. Which of the following courses have been opted by minimum number of boys? ये भी हम कर सकते हैं. What is the ratio? तो percentage and ratio से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज एंड रेशियो से क्वेश्चन आया, ये हमने डिड्यूस कर लिया पेपर को मिलते ही। और उसके बाद अगेन परसेंटेज, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा परसेंटेज से है, और सिंपल इंटरेस्ट और सेलिंग प्राइस और सेल्स से।
तो परसेंटेज का है, इसमें हमारे कम से कम 10 से 15 मिनट तो दोस्त चले ही जाएंगे सॉल्व करने में। ठीक है, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है आप, तो अब आप सेक्शन में अब इस तरीके से अपने टाइम को स्टार्ट करिए। जैसे कि आपका पेपर चालू होता है 2 बजे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिकली 2:05 पे पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। 2:05 से लेके 2:30 तक, या 2:05 से लेके यू हैव टाइम टिल 2:35 तक आपको क्या करना है, यू गॉट टू डू लीगल। वर्स्ट केस सिनारियो में आप ये 2:45 कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट 45 मिनट्स आपके लीगल सेक्शन में चले ही जाएंगे। आप पूरा एड़ी से चौबी तक का जोर लगाइएगा 30 मिनट में करने का, मत करिएगा ये काम, मत करिएगा। 45 मिनट्स में आप लीगल कर भी रहे हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन तुरंत आपको स्विच मारना रहेगा, तुरंत बिना ब्रेक में आपको स्विच मारना रहेगा सीआर में। 2:45 से लेके कैसे भी करके आपको 3:15 PM तक सीआर कर लेनी है। तो आपने ऑलमोस्ट 30 + 25 क्वेश्चन जो है, 55 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आपने पहले, आपको सवा सवा दो 3:15 क्यों बज रहा है यहाँ पे? 3:15 इसलिए आपको बजेगा क्योंकि आप क्या करेंगे ना, 3:15 इसलिए बजेगा क्योंकि आपको एग्जामिनर आएगा, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा। मैं आइडियल चीज़ें बता रहा हूँ। हम लोग सुई देख के सुई की नोक के साथ चलेंगे तो और पैनिक होगा। रिलैक्स होकर चलिएगा, 3:15 हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब खोलिएगा जीके, 3:15 आप आराम से जीके खोलिएगा। जब 3:15 आप जीके खोलेंगे तो आप मेजर डिफिकल्ट पोर्शन को क्लैट में सॉल्व करते हुए और आराम से 1.25 घंटे देके आ चुके हैं। ठीक है, अब जीके आपने खोला, जीके इजी आया है डिफिकल्ट आया, लेटस से भगवान की दया से हमारे लिए वर्स्ट के सिनेरियो में हमें 12 क्वेश्चन आते हैं। लेटस से वर्स्ट के सिनेरियो में 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम +3 क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस थिंकिंग, थोड़ा सा कॉन्शियस थिंकिंग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपने आप को 15 क्वेश्चंस तक की, कॉमन सेंस लगा के 15 क्वेश्चंस तक की पोजीशन पे करने की कोशिश करिए। 15 क्वेश्चंस, अगर मान लो 12 क्वेश्चन तुम्हारे सही थे, 3 गलत भी हो गए, तो तुम्हारा स्कोर कितना आएगा? तो तुम्हारा स्कोर 8.25 के आसपास में आएगा। और अगर सही हो गए तो तुम्हारे 15 मार्क्स आएंगे। एडवांटेज काफ़ी है, काफ़ी सॉरी, 12 क्वेश्चन तुम्हारे सही, हाँ 8.25 वर्स्ट केस सिनेरियो में। और मान लो कि तुम्हारे 12 क्वेश्चन एकदम सही और 3 तुमने मार के गलत हुआ, तो भी तुम्हारा कितना नंबर आएगा? 11.25 मार्क्स आएगा। तो एनीवे आप 10 के नज़दीक रहने की कोशिश करिए। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो इज नॉट द आइडियल सिनेरियो। ये भगवान की दया से ये दिवस हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो आपका नहीं, सभी का बात कर रहा हूँ। जनरली पेपर डिफिकल्ट आया तो 10 तक सब कोई बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जी के आराम से देखिए और 3:15 से लेके उसको निपटा दीजिए 3:25 तक, 3:30 तक, 3:30 तक आराम से जीके को निपटा दीजिए। 15 मिनट आपने जीके में ले लिया तो बेटा तुमने साल भर जीके पढ़ाई नहीं, तभी तुमको 15 मिनट लगेगा। वरना जीके ऐसा सेक्शन है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर में आप 30 क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले फटाफट क्वेश्चंस को देखिए, फटाफट कोई भी पैसेज मत पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, है ना। जैसे कि हम यहीं पे बात करें, जीके में आपको लेके जाएं, तो जीके सेक्शन में हम स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर स्टडिंग सेलेस्टियल एक्सरे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रम। इसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एप्पल, द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो वाज लॉन्च्ड फ्रॉम कोरो। उस समय हमारे पास अपना खुद का सतीश धवन स्पेस सेंटर तो था भी नहीं, तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे। नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट हैज बीन सक्सेसफुली सेंट इनटू स्पेस टू प्रोब इनटू द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। मरीनर 10 आई गेस इज द आंसर। नहीं पता है, डाउट है। फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इज कॉल्ड एज स्माइलिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन हो गया। नेविक कवर्ड 1500 किलोमीटर्स। तो ये 3 क्वेश्चन हमें बिना पैसेज पढ़े आ गए। दूसरा हमने देखा पावर टू नोटिफाई आफ्सपा डिस्टर्ब्ड एरिया लाइज विद, तो ये है यूनियन गवर्नमेंट, ये है यूनियन गवर्नमेंट, ये है यूनियन गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आसपा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मेघालय, नहीं पता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। 2005 में गवर्नमेंट ने 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करी जिसमें आफ्सपा को रिपील करने की बात करी। इट फेल्ड दैट आफ्सपा क्रिएटेड बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था। आफ्सपा इज करेंटली इन फोर्स इन ऑल ऑफ द अबव, हमें दिखाई दिया, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था। यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ 1922-1929, यूएसएसआर का पार्ट है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसको? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। Which is the currency of Ukraine? हमें नहीं पता है। President of Ukraine was formerly a comedian. Which operation was launched by Indian government? Operation गंगा हमें दिखाई दिया, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया।
फिर with which country India entered into green strategic partnership in September 2020? It was Denmark. हमें नहीं पता था, छोड़ देंगे. In pursuance of the United Nations Sustainable Development Goal, India aims to be energy independent by 2040-2047. इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के 2047 मार्क कर देंगे. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक उस टाइम पे 46 थी. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है? आयरिना का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटर गवर्नमेंटल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ये क्वेश्चन हमने मार्क कर लिया. उसके बाद गवर्नमेंट में डिफर डेडलाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये क्वेश्चन, ये वाला पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था. कह रहा है कि कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स वर नोटिफाइड बाय. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगी. तो 54 का डी हमने कर लिया. उसके बाद कोविड-19 में ICMR लेड प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में. इसका नहीं पता था हमें. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स विद टाइम डिफाइंड एरोस्पेस, ये भी नहीं पता था. ड्रोन रूल्स हैव रिप्लेस्ड 2021 के अनमाइंड एयरक्राफ्ट रूल्स को रिप्लेस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोनोमस बॉडी फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर फॉर ड्रोन्स? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये भी क्वेश्चन था. और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लैगशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग? तो ये सागरमाला. Which of the following is the initiative of Ministry of Earth Sciences to explore marine resources and develop deep sea technologies? That is Deep Ocean Mission. International Seabed Authority is a United Nations body regulating the exploration and exploitation of marine living resources. ISA stands for International Seabed Authority. ये क्वेश्चन हो गया. मिशन सागर में हमारा INS केसरी गया था. Which of the following is India's first manned ocean mission that was launched in Chennai, and that is समुद्रयान हो गया. तो अब देखिए हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए. पहले ही कुछ 5 मिनट में 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब वर्स्ट केस, बेस्ट केस सिनारियो हो गया तो भाई 20 आउट ऑफ 35 बेस्ट केस सिनारियो हो गया. मैं कह रहा हूँ आप अगर 15 क्वेश्चंस पे पहुंच गए लेट्स से, तो खुश हो जाने का कि पहले 5 मिनट में इतना कर लिया. अब अगर इसी में आकर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अगर आते हैं, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए आराम से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़िए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पैसेज से आंसर निकल के दे देंगे. तो वहां पे आप +5 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हैं. 15 मार्क्स तक पहुंचने का कोशिश करिएगा 15 मिनट. अब आपने ये काम जब किया तो अब 3:30 बज रहा है. अब 3:30 बज रहा है. अब आपके पास 30 मिनट है. अब 30 मिनट जैसे आपके पास बचे, अब आपके पास कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? ऑलमोस्ट आपके पास 35 क्वेश्चंस बाकी हैं. ऐसे में आप क्यूटी कब उठाएंगे? क्यूटी तब उठाएंगे जब आपने पहले क्यूटी को देख लिया कि परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस हैं. परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस हैं. तो अब मेरा अगर परसेंटेज, जैसे मुझे पता है कि यार परसेंटेज ना फिर भी ईजी है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 क्वेश्चन है, मैं देख लिया 3:30 से लेके 3:35 तक, 3:30 से लेके 3:35 तक 5 मिनट में मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. तो मुझे 2-3 मार्क्स तो मिलेगा ना डायरेक्टली 5 मिनट में, और हो जाएगा. मतलब पूरे 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन करने का आपको कोशिश करना है जो कि प्राइमा फेसाई आपको दिखे. 2-3 मार्क्स आपने वहां से निकाले, ठीक है. तो आपने जीके के साथ आराम से अराउंड लेट से 15 मार्क्स निकाले, और आपने 3 मार्क्स निकाल लिए क्यूटी से, 18 मार्क्स निकाल लिए. अब आपके पास 25 मिनट बाकी है. 25 मिनट बाकी है कि नहीं बाकी है? 25 मिनट में आपके पास 25 क्वेश्चंस बाकी हैं, 5 पैसेजेस बाकी हैं. बोलिए इंग्लिश के बाकी हैं कि नहीं बाकी हैं? अब आप तुरंत अपनी घड़ी को देखिएगा और 25 मिनट में 20 क्वेश्चंस करिएगा. पैसेज को स्लोली रीड करिएगा और धड़ाक 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 क्वेश्चंस मार्क करिएगा. बहुत आसान है इंग्लिश. और लास्ट में सेक्स और OMR को हर पैसेज के बाद भरते हुए चलिएगा. तो ऐसे करके आपका ऑलमोस्ट अटेम्प्ट 100 तक तो टच कर ही जाएगा. 100 अटेम्प्ट टच कर ही जाएंगे. जीके में अगर आपने जैसे 100 अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है कि 100 अटेम्प्ट्स को आपने अपनी आंखों से देखा है, सेलेक्ट किया है, रीड किया है, सॉल्व किया है और मार्क का ट्राई किया है. 100 क्वेश्चंस, 100 बबल्स भरे हैं, ये बात नहीं है. 100 सवाल आप पूरी तरीके से पूर्णतः देखे हैं, और लेट से आपने इसमें 85 क्वेश्चंस मार्क किए या आपने 95 क्वेश्चंस मार्क किए. तो 100 क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं, सेलेक्ट किया है, अनसेलेक्ट किया है, तो ये 95 क्वेश्चंस में अपने आप कुछ आप एक्यूरेसी बनाने वाली पोजीशन पे तो होंगे ही होंगे. लेकिन कोशिश यही करिएगा
मेरा जैसे कहना यही रहता है कि 100+ अटेम्प्ट हमेशा सेफ साइड पे आपको रखेगा, हमेशा सेफ साइड पे रखेगा। एक चीज़ याद रखिएगा डियर, कि आप अगेन आपकी रेस एक ही से है, रेस अगेंस्ट टाइम है। तो प्लीज़ अगल बगल वाले को देख के खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि वो धुरंधर हो, वो उसका OMR पूरा बबल भरा हुआ है। 148 क्वेश्चंस करके बच्चा आया था एक, कहीं नहीं नंबर आया, उसका नंबर आया 24 से 24-25 मार्क्स आया, पता नहीं क्या ऐसा आ गया था उसके पेपर में। और 148 करके आया, पूरे पूरे एक महीना तक कोचिंग में यही बात होती रही, और 148 क्वेश्चन करके आया 150। मैंने पहले ही बोला था कि बच्चा नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि वो मस्ती करके आया पेपर में। 148 कौन अटेम्प्ट करके आता है? तो रेस अगेंस्ट टाइम है दोस्त, आप टाइम से जीतने की कोशिश करिएगा। तो इसीलिए मैं 2:05 से लेके 2:35, मैं वर्स्ट केस में 2:40 रख रहा हूँ। और अगर 2:45 चला गया तो थोड़ा सा आपको फिर क्यूटी में समय कम मिलेगा, 2:45 टाइम चला गया तो। ऐसे सेक्शंस को अगर हम सिंपली लास्ट में वही कहेंगे कि कोई भी स्क्रिबलिंग बबलिंग मत करिएगा, फालतू की चीज़ें लेके मत जाइएगा। सिंपल अपना हार्ड बोर्ड और ये सब ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 कलम रखिएगा, एक काली एक नीली, एक स्केल रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइएगा, अपना आधार कार्ड रखिएगा, जेब में पीछे 100 रुपए का नोट रखिएगा, मान लीजिए कि आपको ज़रूरत हो जाए। एक हैंडकरचीफ लेके जाइएगा ही जाइएगा, नाक पाक बहने लगे, हाथ वाथ होने लगे गीला, पसीना आने लगे, पानी पियो, भीग जाए, ठीक है, या पेपर में पानी की बूंदें गिर जाए तो हैंडकरचीफ लेके ज़रूर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट स्केल लेके जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाएंगे, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, जेब के पीछे वाली पॉकेट में 100 रुपये रखेंगे, हैंडकरचीफ लेके जाएंगे, और अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, और ब्लैक और ब्लू पेन, वो भी ट्रांसपेरेंट एक, ठीक है। और आपको कुछ भी ले जाने का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो और ये सब पूछेंगे तो अपनी दो फोटोग्राफ अपनी रख लीजिएगा अपनी बैक पॉकेट में। हाथ में इतना बड़ा वो लेके जाने का, आपको पेंसिल बॉक्स लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। 12वीं के बच्चों की तरह मत बिहेव करिएगा। पेंसिल बॉक्स सब किनारे रखिए, 2 पेन जेब में डालिए, अपना हैंकी डालिए, उसी में फोल्ड करके एडमिट कार्ड डालिए अपना एक, और 2 फोटोग्राफ, ठीक है। सब कुछ एक जेब में, सारे सामान, अपना एडमिट कार्ड, अपनी फोटोग्राफ, अपना आधार कार्ड लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में रखिएगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाथ वाथ नहीं डालते हैं। वो रख दिया है, वो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाके चेक करेंगे। राइट वाले अपने पॉकेट को क्या करिएगा, मोबाइल फोन अपने राइट वाले पॉकेट में रखिएगा, और हाथ में अपना बॉटल लेके चलिएगा, ठीक है। पानी का बॉटल बिल्कुल लेके जाना ज़रूरी होता है, प्यास लगती ही लगती है, उठ के जाएंगे, समय बर्बाद होगा। और पानी का क्वालिटी वहाँ पे कैसा है, एग्जामिनेशन सेंटर में है भी कि नहीं है, इतना दूर है, जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे एक कोने में वाटर कूलर लगा हुआ है, तो आपका समय क्यों बर्बाद करेंगे, हम पानी का बॉटल लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है। और लेके जाने से क्या होता है, अब किसी को ना मदद करेंगे वहाँ पे, ना पानी वानी किसी को देंगे, ना किसी से पानी वानी मांगेंगे, ना किसी की ज़्यादा तरफ देखेंगे। आपका दोस्त बैठा होगा तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करिएगा, आपका ज़्यादा दुश्मन बैठा है तो उसकी तरफ तो आपको देखना ही नहीं है। और हर सेक्शन के बाद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक है। कीप योर पेन्स डाउन, आँख बंद करिए, ऐसे सांस लीजिए, आपको कॉमेडी लग रहा होगा, ठीक है। यू आर पुटिंग मोर ऑक्सीजन इन योर ब्रेन। करने के बाद नाउ अगेन रीड द पैसेज, ठीक है। और जैसे ही आपको आंखों से पानी वानी आता है, कंसंट्रेशन लूज होता है, तो तुरंत ही 2 सिप वाटर मारिए, 2 सिप ऑफ वाटर, टेक डीप ब्रेथ्स, पानी दीजिए अपनी बॉडी को, वाटर, टेक डीप ब्रेथ्स एंड स्टार्ट विद द सेक्शन। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिमाग में लेके चलना है। और मैंने आपको अभी बताया कि पेपर मिलने से ही पहले 5 मिनट में हम क्या करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे क्या होता है, हम जब पेपर को देखते हैं ना, तो जब हम पेपर को देख के ये सोच लेते हैं ना कि ये पेपर हमारे लिए, अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है, और हमने पहले एकदम घोड़ा गधा मार तरीके से स्टार्ट किया, ये सब भी नहीं पढ़ा, ये सब कुछ नहीं किया, और पहला पैसेज मिला और लगी। पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावरफुल रियल लाइफ स्किल। ओवर द सेंचुरीज, impressive speeches made by people from various walks of life have helped to change hearts, minds and shape the world. आप ऑलरेडी पैनिक स्टेट पे आ चुके हैं। जब स्टार्टिंग में 5 मिनट में आपने पन्ने पलटे, आपने कहा है ये पूछा है, अच्छा ये पूछा है, अच्छा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा ऐसा आ रहा है,
आप एग्जामिनेशन को उसके औकात में ट्रीट कर रहे हो। भाई ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यू जस्ट अ पीस ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक यू, आई एम गोइंग टू ब्रेक यू इनटू पीसेस एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आंसर्स इनसाइड यू। You are going to decide my next 50 years. That's very correct. But I'm not scared of you. I'm not going to get walked down by you. I'm not going to get myself shattered and say, let you say that I am not well equipped and you are more difficult. No. Even if you are difficult, I'm going to break you into pieces and I'm going to solve you piece by piece. In the first 5 minutes, when you look into all the sections, look into all the pages at least once, make a prima facie selection of the passages and everything. You are basically creating in your own mind, you are creating a sense of warrior spirit. भाई देख लेंगे, सामने दुश्मन खड़ा है, उसके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में डंडा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, बुलेट्स डॉच कर लेंगे, विल ट्राई टू वर्क इट आउट। तो एग्जामिनेशन को अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में आपको बी लिटिल करना है उस मोमेंट पे। पूरे पेपर को देखने के बाद अपने आप रहेगा, हाँ भाई ठीक है, घबरा नहीं रहा हूँ मैं, आई एम नॉट स्केयर्ड एट लीस्ट। और पेपर को थोड़ा डिस्टेंस पे रखिएगा। बहुत सारी, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिक है। आपने पढ़ा क्या है, जब भी कोई भी चीज़ हमारे 25 सेंटीमीटर के उसमें रहती है तो हमें ब्लर दिखाई देती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। जब भी आपको फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है, अगर आप एकदम झुक गए और एकदम घुस गए, आप फास्ट रीडिंग नहीं कर पाएंगे। आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप अगर अपने पेन को ऐसे पकड़ रहे हैं इस निब से, तो आप फास्ट रीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ओरिएंटेशन का ही मतलब होता है कि आप डिटेलिंग कर रहे हैं, है ना, आप डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हैं। और फास्ट रीडिंग करनी है तो अपने पेन को थोड़ा सा दूर पकड़िए, कीप इट एट अ डिस्टेंस, राइट। कीप योर पॉस्चर वेरी स्ट्रेट एंड कीप योर सेल्फ लिटिल अवे फ्रॉम द पेपर। कीप योर सेल्फ अ लिटिल अवे, घुसिए मत, ये पॉस्चर पे मत पढ़िएगा, इस बेंड पॉस्चर पे मत पढ़िएगा, स्ट्रेट पॉस्चर पे पढ़िएगा पेपर को। थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा, आपको पेनोरामिक व्यू मिलेगा। आपकी आई जो है वो स्कैन मारेगी अक्रॉस ऑल द लाइन। आप अभी मेरी बात 4 दिन पहले मैं बोल रहा हूँ, अच्छा इतना सा एक काम करना, तुम खुद ही ये काम करो कि तुम 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाओ और 2 पैसेज सॉल्व करने हैं 10 मिनट में। एक ओरिएंटेशन में ऐसे घुस के सॉल्व करना, है ना, एक ओरिएंटेशन में थोड़ा सा दूर होकर सॉल्व करना। आपको किस पैरामीटर पे जज करना है दोनों को, ए और बी पॉस्चर को, ईजनेस ऑफ रीडिंग किस में हो रहा है ना, ईजनेस ऑफ रीडिंग और कॉन्फिडेंट रीडिंग किस पर, करके देखिएगा। अगर आपको लेट से अनसाइंटिफिक लगे मेरी बात, तो डू नॉट अप्लाई इट, उसको एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दीजिएगा। लेकिन आपको हल्का सा भी लगे कि नहीं नहीं यार, थोड़ा डिफरेंस हमें महसूस हुआ, तो मेरी बात को समझिएगा। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी आपको बताता हूँ। थोड़ा दूर से पढ़िए और रनिंग हाई स्पीड में पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। बुदबुदाइएगा नहीं, बुदबुदाना जिसको हम लोग कहते हैं यूपी की भाषा में, मुंह 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 से बोलना बिल्कुल भी मत करिएगा। विस्परिंग भी मत करिएगा, ऐसी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। होठ बंद रखिए, ठीक है, और मन में पढ़िए, ठीक है। हाँ, हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, खुद को अपने अंदर समझा रहे हैं, ऐसे ऊपर करके सोच रहे हैं समथिंग, ये सब करिए। लेकिन इन छोटी से छोटी बातों को इस पेपर में सॉल्व करिए, क्योंकि ये पेपर जो भी है पूरी तरीके से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। पहली बात तो ये है, आपके धैर्य, आपके पेशेंस का भी टेस्ट है, और कुछ हद तक आपकी पर्सनालिटी का एनालिसिस भी हो जाता है कि प्रेशर में आप कैसे हैंडल करेंगे खुद को, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और भी कुछ मोटिवेशन और कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगा। इस मोमेंट पे कोई मौत मत लगाइएगा, मॉक के जो भी स्कोर आ रहे हैं उनको अपना परम सत्य मत मानिएगा। मैंने कभी कहा हो कि 50 नंबर 60 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें कुछ डिग्री ऑफ ट्रुथ तो है, क्योंकि ये भी पता है कि सबका नहीं होगा। लेकिन उसको भी आप सच मान के खुद को डिमोरलाइज मत करिए, अभी क्विट मत करिए, रिलैक्स करिए, जीके को रिवाइज करिए फटाफट, है ना, जीके को ही रिवाइज करिए। थोड़ा मोड़ा अखबार पढ़ते रहिए, क्रिकेट विकेट मैच आ रहा है उसको देखिए। कोशिश करिए कि 2 घंटे 2 से 4 बजे के बीच में आप उस फॉर्मेट में रहें कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ सुधारने का 4 दिन पहले नहीं करेंगे, इस समय रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, मैथ्स के फॉर्मूले को रिवाइज करिए, लीगल के जो कॉन्सेप्ट्स आपने कभी पढ़े हैं, आपके मॉक में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको एक बार दोहरा के देखिए। आपने कहीं पे कोई भी नोट स्क्रिबल डाउन किया है, आप उन चीज़ों को देखते रहिए बार बार। सबसे पहले दिन जब आप कोचिंग में आए थे, आंख बंद करके सोचिए कि आप किस विजन के साथ, किस थॉट के साथ आए थे, और आपको क्या लाइफ चाहिए। ये क्लाट में आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाने के बाद
आप अपने आप को ब्लैक कोट में देखना चाहते हैं, आप किस तरह का लाइफ इमेजिन करते हैं क्लाइंट में हो जाने के बाद, ऐसी चीज़ों को करिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। सब धक्यानुसी बातें हैं, वैसे तो रियल लाइफ में हो नहीं पाता है। ये बोलते हो जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतनी आसानी से आप सुन के रिजेक्ट भी कर दे रहे होंगे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। और एग्ज़ाम को अपने दिमाग में आपको छोटा बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। याद रखिएगा, आप इंसान हैं, वो पेपर भी किसी इंसान ने ही बनाया है ना। आप 12वीं के हैं या आप 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो हर कोई 17-18 साल का है। समझ में आया? और एक कॉलेज में एंट्री के लिए ये एग्जामिनेशन है बस। कितना ही डिफ़िकल्ट होगा, क्या ही इसमें डिफ़िकल्ट होगा, कितना ही खतरनाक होगा। और जब आपको पता है कि ये आईआईटी जेई जैसा कॉन्सेप्चुअल एकदम नहीं है, इंग्लिश पे बेस्ड है, तो एग्ज़ाम को ऑलरेडी अपने दिमाग में एक बिलिटल करके जाइएगा, खुद का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा के जाइएगा। फिर जो होगा 3 तारीख के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ मैटर ऑफ फेट, और एज अ मैटर ऑफ आवर एफर्ट्स, जो भी होगा। ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है समझ में आएगा। मेरी छोटी छोटी बातों को प्लीज़ आराम से, इत्मीनान से अप्लाई करिएगा, लागू करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द आफ्टर द पेपर बाय द वे।